नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय और हम डिस्कस कर रहे हैं टीजीटी की केमिस्ट्री के अंदर भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 10, क्योंकि हमने 9 यूनिट को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। आज हम यूनिट 10 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है केमिस्ट्री की। 2016 वाला जो पेपर था उसमें इसमें से पूरे 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 2021 वाले पेपर में 4 क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से आए हैं। यानी आप समझ सकते हैं किसी एक यूनिट से 12 क्वेश्चन का वेटेज आपके सिलेक्शन को इधर से उधर कर सकता है। तो ये यूनिट आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। इसकी एक एक डिटेल आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्लियर है? तो बिना देरी करते हुए, बिना बातें करते हुए शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल। जिसे हिंदी में कहते हैं आवर्त सारणी। ठीक है, चलिए अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जब आवर्त सारणी, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास एलिमेंट थे, तो फिर ये टेबल की जरूरत क्या पड़ गई? एलिमेंट है, मजे से आराम से इनको स्टडी करो, केमिस्ट्री को आगे बढ़ाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जैसे अगर हमें किसी एक क्लास को एक जैसा ही ज्ञान देना है तो हम उनकी एक क्लास बना देते हैं। ऐसा ही है ना, जैसे हमें 9th क्लास का ज्ञान देना है तो 9th क्लास के जो बच्चे हैं उन्हें एक क्लास में ले आओ और ज्ञान दे दो। ऐसे ही ये था कि जो एक क्लास के एलिमेंट्स हैं उन्हें एक क्लास में रखो, जो दूसरी क्लास के उन्हें दूसरी क्लास में रखो, ताकि हमें सबको स्टडी ना करना पड़े, हम एक को स्टडी कर लें, सब एक जैसे हैं, है ना। इससे हमें काफी सारी चीजों में हेल्प मिल सकती थी। हमें पता है कि पहला जो एलिमेंट है ऐसे कंपाउंड बना रहा है तो ये भी ऐसे बनाएगा, ये भी ऐसे बनाएगा, ये भी ऐसे बनाएगा, है ना। अच्छा, ये बात तो सबके दिमाग में आ गई थी कि हमें इनका क्लासिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब क्लासिफिकेशंस के लिए सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले आए प्राउड, है ना। प्राउड की परिकल्पना के नाम से भी जानते हैं, हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं। प्राउड ने क्या बताया? प्राउड ने बताया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्होंने हाइड्रोजन को जो है बिल्कुल रेफरेंस मान लिया। किसको? हाइड्रोजन को। ये बात आप याद रखना, ठीक है। हाइड्रोजन को उन्होंने बिल्कुल बेस माना है और उन्होंने कहा है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब हाइड्रोजन के भाई होंगे। भाई से मतलब हाइड्रोजन के ही जो मास है उसके मल्टीपल में होंगे, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि जितने भी एलिमेंट होंगे सबका एटॉमिक मास कैसा होगा? हाइड्रोजन का मल्टीपल इंटीग्रल, यानी एक होल नंबर होगा, है ना, फ्रिक्शन में नहीं होगा। लेकिन बाद में क्या पाया गया? बाद में पाया गया कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। पॉइंट में आ गया ना। अब जब इनसे पूछा गया प्राउड से कि ये तो आप कह रहे थे कि भाई जो है होल नंबर होने चाहिए, पूरा का पूरा होना चाहिए। भाई हाइड्रोजन का 1 है तो 1 के ही मल्टीपल में होना चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन सो। लेकिन ये तो 35.5 आ रहा है। यहाँ पे प्राउड फेल हो गए। यानी प्राउड का जो कंसेप्ट था, जो हाइपोथेसिस थी, वो थी हाइड्रोजन को लेके, और वो यहाँ पे आके फेल हो गई। क्लियर है? अब चलते हैं दूसरी। सबसे पहले प्राउड ने ही दिया है, फिर दिया है डोबर राइनर ने। डोवेनियर, सही है, डोवेनियर। इन्होंने क्या दिया है? ट्राइड का दिया है, नियम। इन्होंने क्या कहा कि यदि एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास में लगा दिया जाए, समझने मेरी बात को, इन्होंने 3 को लेके माना है। इन्होंने कहा है कि यदि एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास में लगा दिया जाए तो बीच वाले एलिमेंट का जो मास है वो पहले और तीसरे वाले का मीन होगा। समझ रहे हैं? यानी माध्य होगा। जैसे मान लीजिए हमने कोई पहला एलिमेंट लिया, दूसरा एलिमेंट लिया और तीसरा, हमने इनको किस में लगा रखा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास।
ठीक है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लगा रखा है। तो डॉवर्नियर ने कहा है कि इसका जो मास होगा वो पहले और तीसरे के मास का मीन होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इन्होंने माना इनका एक ट्राइब था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। क्लियर है? अब सोडियम का ये, अच्छा एक चीज और देखिए, ये जो तीनों है ये अपने एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं? अब एक चीज देखिए, इन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि जो सोडियम का एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का मीन होना चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या ऐसा है। तो लिथियम का कितना है 7, पोटेशियम का कितना है 39, इनका मीन लीजिए, डिवाइड बाई 2 करके कितना आया 40, 46 बटे 2 कितना हो गया 23। और सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास, अगर आपको याद है तो 11 Na23, यानी सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। ये बिल्कुल फिट बैठ गई, बात बिल्कुल फिट बैठ गई। अब अगली चीज क्या है जो क्वेश्चन आ सकता है, वो कहां से आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि क्या केवल यही एक ट्राइब लिया उन्होंने? नहीं, उन्होंने बहुत सारे ट्राइब लिए थे। वो कौन कौन से ट्राइब थे? आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि बताइए इन चारों में से कौन सा ट्राइब डोवर्नियर का है या डोवर्नियर का नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से ट्राइब थे जान लेते हैं। मैं इधर लिख देता हूं, देखिए। एक तो यही हो गया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। एक था क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। क्लियर है? एक और था PaS SB, ठीक है, फास्फोरस, एंटीमनी, ये हो गया। अच्छा ये हो गया। अब एक और था इनका SETE, ठीक है, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्लियर है? अच्छा इनका एक और रह गया है क्या, SR BA और CA। ये है इनके 1 2 3 4 5, ठीक है, ये ट्राइब्स हैं। इन्हें याद करने की ट्रिक क्या है? पहली तो आपको पता ही है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम था। दूसरा क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो पता ही है ना, ये हेलोजन्स है। अच्छा इनका देखो कैसे है, पढ़ाके ऐसे याद रखो आप, सस्ते पढ़ाके सबको दो, सस्ते पढ़ाके सबको दो, सस्ते पढ़ाके ऐसे सबको दो। और यहाँ पे क्या है, किसकी सरकार? बाबा की। किसकी सरकार? बाबा की। बाबा की सरकार चल रही है ना आजकल, तो किसकी सरकार? बाबा की। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तो आपको याद ही है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपको याद है। ये 3 याद करने के लिए आपको क्या करना है, सस्ते पढ़ाके ऐसे सबको दो, सस्ते पढ़ाके ऐसे सबको दो, किसकी सरकार? बाबा की। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हैं। ये 5 ट्राइब्स किसने दिए हैं? डोवर्नियर ने दिए हैं। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको ये लिखा रहा हूं, है ना। ये अगर आपको याद रहेंगे तो आप अपना क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे। पिछली बार भी डोवर्नियर में से क्वेश्चन आ गया है। इनका याद कर लेना सारी चीजें, इनको जो है बिल्कुल इसी क्रम में, कोई आगे पीछे ना हो जाए, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे उतार सकते हैं। फिर हम बढ़ेंगे न्यूलैंड के ऑक्टेट की तरफ, ठीक है। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए जान लेते हैं आप न्यूलैंड के ऑक्टेट को। न्यूलैंड का ऑक्टेट क्या है? उन्होंने कहा कि जब हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास, याद रखना, जब हमारे पास स्प्राउट आए तो उन्होंने भी एटॉमिक मास की बात करी। फिर हमारे पास जब ट्राइड आया, ट्राइड लॉ आया, उसमें भी एटॉमिक मास की बात हुई। और यहाँ पे भी न्यूलैंड का जो लॉ है वो, उसमें भी एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिया गया है। तो इन्होंने बताया कि जब हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास में रख देते हैं तो हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से
बिल्कुल सिमिलैरिटीज रखता है, बिल्कुल सिमिलैरिटीज रखता है, जैसे कि जो सुर है 7 उसमें 8वां सुर पहले सुर के साथ सिमिलैरिटीज रखता है। देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम छोड़ देंगे क्योंकि इनर्ट गैस है, उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुई थी। हीलियम छोड़ेंगे, लिथियम ले लेंगे, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन आ जाएगा यहाँ। फिर नियॉन को छोड़ेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम। अब देखो मेरी बात, ये 1 2 3 4 5 6 7 सारे गा मा पा धा नी सा, ये 7 8वां सुर है, वो किसके साथ मैच कर रहा है? पहले के साथ, है ना? यही इन्होंने कहा है कि जो सारे गामा है यानी जो सुर है 7, उसमें जो 8वां सुर जो फिर से सा लौट के आएगा वो सेम 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो करेगा। क्लियर है? यानी हाइड्रोजन इसके साथ सिमिलरिटी शो करेगा, लिथियम सोडियम के साथ, और बी ई एम जी के साथ, ऐसे चलता रहेगा। हालांकि ये 20 के बाद ये नहीं देखा गया कि ये सिमिलरिटी शो करेंगे, इसलिए इनको भी हटा दिया गया। क्लियर है? इसके बाद आए लोथरमेयर, जिन्होंने अपना एक कर्व भी दिया है। जान लेते हैं क्या था वो कर्व और क्या वो हमें समझा रहा था। ये सब आप नोट करते चलना, ठीक है? लोथरमेयर्स कर्व। अब देखो लोथरमेयर कर्व क्या था? उन्होंने एक कर्व खींचा, यानी एक ग्राफ खींचा। किस किस के बीच में था वो ग्राफ? वो ग्राफ था आपका एटॉमिक मास। अभी तक एटॉमिक मास ही चल रहा है, ठीक है? एटॉमिक मास और किसके? वॉल्यूम। वॉल्यूम आप समझते ही होंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या हो गया? मास अपॉन डेंसिटी। तो मास अपॉन डेंसिटी के बीच में उन्होंने खींचा है क्या? एक ग्राफ खींचा है। तो उन्हें जो कर्व मिला है वो कैसा मिला है? वो कुछ ऐसा मिला है, ऐसे करके पीक मिलते गए उन्हें, ऐसे करके, है ना? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, है ना? सीजियम आगे मैं कर नहीं रहा हूं, और भी है। अच्छा, तो देखो पीक पे तो उन्हें ये मिले। क्लियर है? लोथरमेयर ने जो अपना कर्व खींचा, लोथरमेयर ने जो अपना वक्र खींचा, वो एटॉमिक मास और वॉल्यूम के बीच में खींचा। वो कुछ ऐसा दिख रहा था, जिसमें पीक्स पे क्या मिले? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है? अच्छा, और इनका जो इंक्रीजिंग वाला है, ये जो बढ़ रहा है, ठीक है? ये डिक्रीजिंग वाला है, डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है। तो जो असेंडिंग वाला पार्ट है, जो बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, उसमें इन्हें हैलोजन मिले। क्या क्या मिले? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर है? ये कहां मिल गए? समझ गए ना? ये कहां मिले हैं? इंक्रीजिंग में, असेंडिंग में मिले हैं, ठीक है? याद रखना इस बात को। और फिर डिसेंडिंग में क्या मिले? देखो ये तो हो गए फर्स्ट के। जो नीचे की तरफ जो कर्व जा रहा है उसमें इन्हें मिले सेकंड के, अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। इन्हें बोलते हैं अल्कली मेटल्स और उन्हें कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो जो डिसेंडिंग वाला पार्ट है उसमें इन्हें क्या मिला? अल्कलाइंस अर्थ मेटल, ठीक है? तो कर लो, क्या था? आगे बी है ना, और आर, ये हो गया, ये इन्हें नीचे की तरफ मिले। तो ये था इसका लोथरमेयर का कर्व, ठीक है? हालांकि ये भी कोई जस्टिफिकेशन दे नहीं पाए, फेल हो गए, सब फेल हो गए, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना तो है, हिस्ट्री है थोड़ा सा, और इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए पढ़ना तो है। क्लियर है? तो बस आपको इसमें याद रखने वाली 3 बातें हैं। पहली कि इनके पीक पे क्या मिल रहा था? अल्कली मेटल्स। इनके असेंडिंग में क्या मिल रहा था? जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं वहां हमें हैलोजेंस मिली है, और डिसेंडिंग में क्या मिला है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर है? ये आपका हो गया लोथरमेयर। अच्छा, न्यूलैंड का आप समझ ही गए होंगे कि इसमें हर आटम पहले से अपनी सिमिलरिटी शो करेगा, प्रॉपर्टीज शो करेगा, लेकिन 20 के बाद इनकी भी कोई भी कामयाबी इन्हें नहीं मिली है। अब जबरदस्त चीज मैं आपको बताने वाला हूं, इसे फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, जो अगला अपना जो क्लासिफिकेशन लेके आए वो लेके आए मेंडलीव, है ना? कौन लेके आए? मेंडलीव, जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी के नाम से भी जाना जाता है।
क्लासिफिकेशन, ठीक है। मेंडलीव का क्लासिफिकेशन क्या था, उन्होंने बताया वही सेम चीज भी बताई उन्होंने कहा कि भाई जो एलिमेंट्स हैं उनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। क्लियर है। उन्होंने क्या किया, एक टेबल बना दी और उस टेबल में सारे एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के ऑर्डर में रख दिया। हालांकि वो इस चीज में सक्सेस रहे, बिल्कुल सक्सेसफुल रहे कि उन्होंने 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया था। बाकी सब तो कोई 20 तक पहुंच रहा है, कोई 6 तक पहुंच रहा है, कोई 12 तक पहुंच रहा है, लेकिन ये 63 तक क्लासिफाई कर चुके थे, जबकि उस टाइम तक डिस्कवरी ज्यादा नहीं हुई थी। इन्होंने कुछ चीजें बहुत अच्छी भी बताई। उन्होंने बताया कि भाई कुछ एलिमेंट्स का डिस्कवरी बाद में जरूर होगा, जैसे एल है, एल्यूमिनियम के नीचे इन्होंने जगह छोड़ी और बोल के गए थे कि यहाँ पे जरूर कोई ना कोई एलिमेंट की खोज होगी और उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल एल से मैच करेंगी। ऐसा वो बोल के गए और जगह छोड़ के गए। ऐसा ही सेम उन्होंने सिलिकॉन के नीचे भी जगह छोड़ी और बोल के गए कि सिलिकॉन के नीचे ये जो खाली जगह है उसमें एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी खोज होगी और उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेंगी, सिलिकॉन से। और ऐसा हुआ भी। बाद में जब डिस्कवरीज हुई तो यहाँ पे एलिमेंट्स आए। सिलिकॉन के नीचे कौन आया, आपको पता होगा, जर्मेनियम। सिलिकॉन के नीचे कौन आया, जर्मेनियम। और एल्यूमिनियम के नीचे कौन आया, गैलियम। गैलियम आया, है ना। तो गैलियम की प्रॉपर्टी बिल्कुल एल्यूमिनियम से मैच करती है और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी जर्मेनियम से मैच करती है। ये बात आप सब जानते हैं। ये इनके कुछ खास बातें थी, है ना। जिन जगहों पे इन्होंने जगह छोड़ी थी वो सारी जगह जो थी वो कैसी थी, बाद में फिल कर ली गई, बाद में उनकी डिस्कवरी हो गई थी, जबकि ये इसकी बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर रहे थे। क्लियर है। अच्छा, गैलियम की एक बात और है कि गैलियम में आपको वैसे ही बता चुका हूँ जब मैं आपको मेटल और मेटल पढ़ा रहा था। गैलियम एक ऐसी धातु है जो हाथ पे रखने पे पिघल जाती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, 63 इन्होंने कर दिए। अब इनकी कुछ प्रॉब्लम्स आई सामने। वो प्रॉब्लम्स क्या थी, नंबर 1, ये हाइड्रोजन को जगह नहीं दे पाए। हाइड्रोजन भैया मैच कर रहा है फर्स्ट के साथ भी और मैच कर रहा है किसके साथ, हेलोजेंस के साथ भी। आप वहां क्यों नहीं रख रहे, यहीं क्यों रख रहे हो, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। दूसरी बात ये थी कि जब आप कह रहे हो कि भैया हम तो जो है एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, तो इन्हें क्यों नहीं लगा रहे, इन्हें भी लगाओ। ये क्या है, हैं? इन्हें क्या कहते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास अलग अलग होता है, उन्हें बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की भाई देखो इनके मास तो बदल रहे हैं ना, तो इनको रखो ना, क्यों नहीं रख रहे हो। इसका भी इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये जो है वो ये है कि जब ये उन्होंने अपनी जो टेबल बनाई थी तब तक इनर्ट गैसेस जो है वो डिस्कवर नहीं हुई थी, बाद में डिस्कवर हुई। अब प्रॉब्लम ये आई कि इन जो ये जो गैस है इन्हें कहाँ रखा जाए, उसके लिए तो कोई जगह नहीं है। ये भी एक प्रॉब्लम सामने आ गई, है ना, इनर्ट गैसेस। अगली प्रॉब्लम क्या सामने आई, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, इनके लिए कोई जगह नहीं थी। जबकि आप जानते हैं जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रही है उसमें लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की अलग से जगह दी गई है, इसमें कोई जगह नहीं थी। क्लियर है। तो ये कुछ कमियां छोड़ के चले गए थे कौन, मेंडलीव। क्लियर है। अब यहां तक तो रही हिस्ट्री। अच्छा, मेंडलीव के बारे में मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इन्होंने जो हॉरिजॉन्टल थी और वर्टिकल लाइंस थी, क्लियर है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी उन्हें तो इन्होंने कहा है पीरियड्स और जो वर्टिकल लाइन थी उन्हें कहा है ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स की संख्या थी 8 और पीरियड्स की संख्या थी वैसे तो ज्यादा थी लेकिन वो डिवाइड हो के 7 कर लिए गए थे। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को तोड़ दिया गया, सिक्स को तोड़ दिया गया, सेवंथ को तोड़ दिया गया, ऐसे करके वो ज्यादा थे लेकिन टोटल कितने थे, 7। ग्रुप कितने थे, 8। क्लियर है। तो ये हो गया मेंडलीव। अब मेंडलीव के बाद जो सबसे खतरनाक डिस्कवरी हुई है, जो सबसे अच्छी डिस्कवरी हुई है, जिसने सबसे ज्यादा केमिस्ट्री को बदला है, वो डिस्कवरी किसकी हुई है, मोज़ले। मोज़ले ने डिस्कवरी करी है वो शानदार जबरदस्त डिस्कवरी करी है। क्या डिस्कवरी थी मोज़ले की, आइए जानते हैं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटा के आगे बढ़ते हैं।
आइए, तो मोजले ने क्या किया जानते हैं। मोजले, देखो मोजले ने क्या किया, उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स लिए। हालांकि उन्होंने ज्यादातर हैवी मेटल्स लिए, हैवी मटेरियल्स लिए। हैवी मेटल का मतलब जिनकी एटॉमिक मास ज्यादा थी, ठीक है। और उन मेटल्स पे उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स की बमबारी करी, इलेक्ट्रॉन्स। अब आप जानते हैं कि जो हैवी मेटल्स होते हैं उन पे जब इलेक्ट्रॉन की बारिश कराई जाती है तो क्या निकलता है, इनमें से एक्स रे प्रोड्यूशन होती है, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगी, एक्स रे। यहां तक बात समझ में आ गई। ये काम कौन कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं मोजले साहब। क्या कर रहे हैं, उन्होंने हैवी मेटल्स को ले रखा है, उस पर इलेक्ट्रॉन की बमबारी कर रहे हैं। क्या निकल रही है, एक्स रे निकल रही है। आगे उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने क्या किया, ये जो मेटल थी इसके एटॉमिक मास में, क्योंकि उस टाइम तक एटॉमिक मास पे जोर चल रहा था ना, तो उन्होंने क्या किया, इसका एटॉमिक मास ले लिया वर्सेस ये जो एक्सरे है इसकी एक प्रॉपर्टी ली जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचा। ग्राफ कैसा आया आप देखिए। नीचे उन्होंने लिया एटॉमिक मास को और ऊपर किसको लिया, फ्रीक्वेंसी को। तो ग्राफ कुछ ऐसा आया। समझ रहे हैं आप, कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा 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 ग्राफ। कायदे में कैसा आना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन। कैसा आ रहा है, टेढ़ा। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, वो जो है एटॉमिक मास पे तो डिपेंड नहीं कर रही है। क्योंकि अगर डिपेंड करती तो क्या होता, एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी, जो कि नहीं आ रही है। मोस्टली ये तो समझ गए थे कि यहां पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराया और इस बार उन्होंने एटॉमिक मास को हटा के एटॉमिक नंबर ले लिया। आइए जानते हैं क्या निकल के आया रिजल्ट। यहां उन्होंने लिया एटॉमिक नंबर को और यहां उन्होंने लिया फ्रीक्वेंसी को। किसकी फ्रीक्वेंसी, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी। एक्सरे कहां से आ गई, हैवी मेटल पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की बमबारी करी तब एक्सरे आई, उसकी फ्रीक्वेंसी ली, उस मेटल का एटॉमिक नंबर लिया और कुछ इस तरीके का रिजल्ट उनके सामने था। यानी एक स्ट्रेट लाइन उन्हें मिल चुकी थी। अब जब उन्होंने देखा कि एटॉमिक मास के साथ ये आ रहा है, एटॉमिक नंबर के साथ ये आ रहा है, तो उनके दिमाग में एक बात तो आ गई। क्या बात आ गई कि अब तक जितने भी साइंटिस्ट जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे, जो टेबल्स बना रहे थे, वे सब के सब बेवकूफ थे। वो एटॉमिक मास के पीछे पड़े हुए थे। असल में मेन चीज तो एटॉमिक नंबर के पास रखी हुई है कि नहीं। मोजले ने ये बात बता दी कि भैया जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, एटॉमिक मास पे नहीं करेगी। आप सब बेवकूफ हो। अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है तो एटॉमिक नंबर को ले लो, और इसी को बेस मानते हुए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की शुरुआत होती है ना। तो कल की आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कैसे उसे याद करना है, उसकी ट्रिक, और बाकी ट्रिक जैसे कि आपकी रेडियस हो गई, आयनेशन एनर्जी हो गई, साइज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉजिटिविटी सब बताऊंगा कल की वीडियो में। आज बस एक भूमिका बनाई है, हालांकि इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा अगर आप लाल बटन दबा देंगे तो। क्लियर है। और अगर आप अभी तक आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, वहाँ पे डिस्कशन चलता रहता है, हम क्वेश्चन पोस्ट करते रहते हैं, बाकी सारी चीज़ें वहाँ चलती रहती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।